सीख रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी? आज अभी कुछ चेंज करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो कुछ चेंज से करेंगे। सारे अपना अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करेंगे। आपका पड़ोसी जो आपके साथ बैठा है वो आज पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ के बात? एक ही लाइन में आप अपनी जगह बदलेंगे और आपके दोनों साइडों वाले आपके साथ नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लें, फटाफट चेंज करें। अरे आज ठीक है, जगह भी चेंज कर लो। चेंज इज द सार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। परिवर्तन जब एक साथ बैठे रहते हैं तो अपने आप को पढ़ने लग जाते हैं। बात कोई एक सीमित दायरे में होती है, कल क्या किया, कैसे किया, क्योंकि अब आपको नए आयाम देखने को मिलेंगे, नई बात होगी, नया टॉपिक होगा। 2 दिन से आगे क्या आते साथ बैठे थे, बोर भी हो जाता है। तो नई चीजें नई आते रहनी चाहिए। कितने प्रकार के केसेस होते हैं, कल मैंने बात भी करी थी। और कितने प्रकार के कानून होते हैं, कोई बताएगा? कल बताया, बात हुई थी अपनी। यस, कौन बताएगा? पुराना रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग ये है कि पुराना जब करते जा रहे हैं हम भूल जाते हो। बस एक महावीर जी को याद रहा, ये मोदी जी ने जो बात बताई, इसका मतलब मोदी जी ने अच्छी बात बताई, हम कुछ नहीं बता रहे। तो आप पुरानी चीज भी थोड़ा सा याद रखोगे ना। 2 और 2 कितने होते हैं? 3 और 3 कब पढ़े थे? नर्सरी में। आज तक याद है क्योंकि अपने उसकी रिवीजन करते रहे। और वो फार्मूले आपको आगे तक काम आए हैं। जिसको 2 और 2 नहीं आता वो 11 नहीं कर सकता। तो ये जो बेसिक्स आपको बता रहे हैं, ये बेसिक्स यदि याद रखोगे तो आप याद रखें। याद की चीजें जो है याद रहेंगी, अन्यथा ये अपने आगे वाले भी समझ ही नहीं आएंगी। तो कल बात हुई थी कितने प्रकार के कानून होते हैं। इधर से किसी ने पूछा था कल दीवानी और फौजदारी के बारे में बताओ। तो यही बताया था कि 2 प्रकार के मुकदमे चलते हैं सामान्य भाषा में। वैसे तो सब्सटेंटिव लॉ, ये कई तरीके के कानून है, कई चीजें रहती है। मुख्यतः 2 ही अपने, क्या कौन सा केस है, दीवानी है क्या फौजदारी? तो दीवानी के बारे में कल क्या बताया था? जो राजीनामे अधिकारों का हनन तो नहीं होता। जो चलो ठीक है, अधिकारों की अपने बात करते हैं, अधिकारों के लिए लड़ते हैं अपने, वो दीवानी मामले करते हैं। राजीनामा हो जाए ये जरूरी नहीं है, दीवानी में राजीनामा हो जाता है, फौजदारी में भी हो जाता है। और क्रिमिनल में क्या बताए थे? छोटी छोटी परिभाषा इसी की बताई थी। वो खाली चोरी आपसे तो कुछ है, अपराधी क्या होता है, आप ये थोड़ी कहोगे कि चोरी इत्यादि वो सब आपका ना तो इंप्रेशन जाएगा। सीधी सी बात बोलोगे जिसमें सब पैनल का प्रोविजन है, दंड का प्रावधान है, वो फौजदारी का एक्ट करता है, जिसमें किसी को सजा मिल सकती है। ऐसा कोई एक्ट जिसमें कोई गलत है, जो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसके द्वारा जो दंडनीय बनाया गया है, वो क्या है? फौजदारी है। दीवानी क्या है? जिसमें अपनी ड्यूटीज की बात करते हैं या अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो क्या हो गया? दीवानी मामले हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिमिनल केस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बताए उसको सुनो, कोई क्वेरी उसको नोट करो। बीच में यदि बताने वाला बताता है तो उससे क्वेश्चन बीच में हल्का सा पूछो, अपनी क्वेरीज को जो है जरूर पूछो। आपके लिए जो है ओपन प्लेटफॉर्म बिल्कुल दिया जाएगा। इधर से बात आई थी पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती, जब सर बता रहे थे, आपने पूछा था पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे शुरू होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस की कैसे शुरू होती है, वो आगे अलंकार जी आपको बारे में विस्तृत बारे उस बार विस्तृत रूप से अलंकार जी बताएंगे। अलंकार जी क्रिमिनल के बहुत ही अच्छे एडवोकेट है, मार्केट में जाना माना नाम है।
पूछें और नोट करें, रन कर लेंगे। थैंक यू छावड़ा जी। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैंने आपको परसों में थोड़ी बहुत ये बात बताई थी अपराध के संबंध में कि अपराध जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले अपराध के बारे में विवरण, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके बारे में पूरा विवरण, किस स्थान पर अपराध हुआ है और क्या अपराध हुआ है इसके बारे में पूरा विवरण। तब मैंने आपको छोटी सी एक बात बताई थी कि एक ए ने बी को थप्पड़ मार दिया और आपके पास एप्लीकेशन लिखने आ गया और आपने एप्लीकेशन लिख दी, हाँ जी ए ने बी को थप्पड़ मार दिया, क्या इस पर किसी को पनिश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या कमी रही थी इसमें? क्या बताया था मैंने आपको? गवाह होने इसमें कंपलसरी है, गवाह होने लाजमी है। गवाहों के बिना फौजदारी प्रकरण में कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कर सकता। सिर्फ दो ही ऐसे हैं ऑफेंस हैं जिसमें कि एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल जाए और दूसरा 376 आ जाए, क्योंकि जहाँ 376 होगा, यहाँ बलात्कार के मामला होगा, वहाँ कोई व्यक्ति पास में गवाह नहीं हो सकता। गवाह होगा तो वो फिर उसको हटाएगा या रोकेगा या कोई बढ़ जाएगा। कोई भी उसमें सिर्फ ऐसे एक दो इसमें अब है और उसके लिए कोई किसी के साथ बलात्कार हो जाएगा तो उसके लिए वो आपके पास नहीं आएगा, उसके लिए भाग के पुलिस जो है उसमें मुकदमा दर्ज करेगी। अब बात थी कि अपराध क्या है, व्हाट इज ऑफेंस, बता सकते हैं? कानून के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ तो उसको बाद में गया है, जब कानून अपने ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं बनी थी तब क्या अपराध नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? तब ये अपराध किसके खिलाफ होते थे? क्या तब ये अपराध कानून के खिलाफ होते थे? तब तो कानून बना ही नहीं था, अपराध तो उस समय भी होते थे। किसके खिलाफ कह सकते हैं? स्टेट ना हो तो एक सोसाइटी के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ। एक समाज का व्यक्तियों का समूह है, वही चीज अपने यहाँ अपराध नहीं हो सकती, वही चीज दूसरी स्टेट में जाके अपराध हो सकती। अपने यहाँ इस इंदा पर मृत्यु नहीं है, पाकिस्तान में इस इंदा पर हाथों मृत्यु है। बहुत से ऐसे ऑफेंसेज हैं, अलग अलग सोसाइटी ने अपने हिसाब से अलग अलग अपनी सोसाइटी को चलाने के लिए अलग अलग नियम बना रखे हैं। उन नियमों का संकलन किया गया, संकलन करके उसको कानून का रूप दे दिया गया। तब आपने कह सकते हैं कानून के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाती है वो अपराध की श्रेणी में आती है। ये हर समाज के अलग अलग होते हैं। बहुत से समाज ऐसे हैं, आज प्रेजेंट भी आपको मिल जाएंगे। बहुत से समाज ऐसे हैं जिसमें भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। बहुत से समाज ऐसे हैं जैसे बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो भाभी को छोटे भाई के बिठा देते हैं, चूड़ी बना के बिठा देते हैं। ये दोनों प्रथाएं अपने यहाँ प्रचलित है। क्या उसमें आप ये कहते हो कि अपनी माँ के साथ शादी कर ली? नहीं कह सकते ना, क्योंकि दोनों समाज में प्रचलित है। और ऐसा करना किसी प्रकार से अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून में संहिताबद्ध नहीं किया है इस चीज को किसी प्रकार का, इसलिए दोनों ये प्रचलन में है। तो इसलिए जो भी सोसाइटी के प्रति किसी प्रकार का अवहेलना की जाएगी उसको दंड का रूप दिया गया है, दंड दिया जा सकता है, वो कानून का रूप लेगा। सेक्शन 40 में इसके बारे में क्लियर किया गया है। और इसके लिए अपने यहाँ क्या चल रहा है? सिंपल एक्ट आईपीसी चल रहा है और आईपीसी के ऑर्डर जैसे कोई स्पेशल लॉ बने हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सिडी एक्ट आ गया, एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं जिसको सिंपल में, वो आ गया जिसमें नशा के लिए सब कुछ होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आ गया जिसको पॉक्सो बोलते हैं, जिसमें कि बच्ची ने जो कह दिया सो कह दिया। बच्चे के अलावा उसके कोई जरूरी नहीं है कि उसकी सपोर्ट में कोई एविडेंस आवे, कोई जरूरी नहीं है इस चीज़ की, बच्चे की बात मानी जाएगी। उसके बाद एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट आ गया, एसेंशियली कमोडिटी एक्ट आ गया, डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, पुलिस एक्ट आ गया और लोकल लॉ जितने भी आर्म्स एक्ट हुए, ईसी एक्ट हुए, टोटल लोकल लॉ हर स्टेट के अलग अलग बने हुए हैं
उन सभी में जो भी अपराध दंडनीय हैं, जो भी बातें, जो भी कार्य दंडनीय हैं, वो सारे अपराध की श्रेणी में आएंगे। अब बात ये आएगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपने यहाँ एविडेंस, अपराध को प्रूव कैसे किया जाएगा। अपराध को प्रूव करने के लिए एविडेंस एक्ट दिया गया है। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य अधिनियम में जो भी साक्ष्य एकत्रित की जाएगी, चाहे वो सर्वप्रथम परिवादी द्वारा पेश की जाए अथवा वो अनुस्मरण अधिकारी द्वारा एकत्रित की जाए, जो भी साक्ष्य एकत्रित की जाएगी उस साक्ष्य के आधार पर व्यक्ति को, अपराधी को दंडित किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह है कि दंडित कैसे किया जाएगा। उसके लिए अपने सीआरपीसी का भी प्रावधान दिया गया है। प्रक्रिया सारी सीआरपीसी में दी गई है, किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज हो गए और उसके बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचेगा। वो सारा प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको लॉ को करे, वेल एंड गुड, करे, वकील बने, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटा सा गुटका आता है, गुटका बोलते हैं, जिसमें एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी तीनों उसमें कंबाइंड जॉइंट रहते हैं। वो किसी भी बुक सेलर से अपने स्थान पे मिल जाता है, वो लेके अपने घर पे रख लेंगे। कभी भी कोई बात होती है तो उसमें अपने को पढ़ के देख सकते हैं कि अपने इसमें कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बेबी सिंगल साहब ने बताया कि बहुत से ऐसे अपने समाज में गलत धारणाएं चल रही हैं जिनका के बारे में कि पता ही नहीं होता और वास्तव में वो चीज कानून में अलग होती है और अपने अलग। जैसे ऐसे एक्टिविटी में कुछ सम्मानित जाति का गवाह चाहिए, कोई जरूरी है उसमें सम्मानित जाति का गवाह चाहिए। जैसे पहले बात बेल एप्लीकेशन, बहुत से जेल को फोन आते हैं, भाई साहब बेल लगा दो, लगा लें, भाई साहब खारिज ना करवा लिया, उसके बाद 3 महीना पर लगा कर ये कहानी का नहीं लगा सकते। कभी भी जब सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाती है किसी प्रकरण की, उसी समय अपराधी को दोबारा बेल लाने का राइट पैदा हो जाता है। मान लो आज 14 तारीख है, आज बेल लगाई, साहब ने आज खारिज कर दी। 15 तारीख को अपने प्रकरण में किसी ABCD नाम के किसी व्यक्ति के बयान हो गए। बयानों के बाद अपने नेक्स्ट डे ही या सेम डे ही दोबारा फिर बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मेरे केस में ये परिवर्तन आ गया, अब ये गवाह महत्वपूर्ण था, इसके बयान हो गए, इसने अभियोजन पक्ष की कहानी को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे बेल दी जाए। तो तीसरे दिन अपना राइट रीड हो गया ना वापस। ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ कि आपका 3 महीने बाद ही नंबर आएगा, ये कहीं नहीं है। ये अपने गलत धारणा एक प्रचलित है, वो जो बनी हुई है। उसके बाद ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल हो गए, नॉन कॉग्निजेबल हो गए, बेलेबल हो गए, नॉन बेलेबल हो गए। इसमें डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको इसके कोई लंबा जुड़ा मुद्दा नहीं है। बेलेबल अब आता है बेलेबल ऑफेंस में, धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन किया था उसके उस पैटर्न को भी तोड़ेंगे। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, जमानती अपराध। जमानती अपराध में क्या प्रावधान रहेगा, जैसे ही किसी व्यक्ति के प्रति थाने में ये सूचना दी जाती है कि फलां व्यक्ति ने अपराध किया है और उस व्यक्ति या स्वयं पेश हो जाता है, किसी के मार्फत पेश हो जाता है या उसको पुलिस पकड़कर थाने में लाती है, अगर उसके विरुद्ध जमानतीय धाराओं का आरोप है तो पुलिस अधिकारी उसे तत्काल प्रभाव से इस बात की उसे जानकारी देगा कि आपके विरुद्ध जमानती धाराओं के आरोप हैं और उसको ये कहेगा कि आप जमानत के हकदार हैं। आप चाहे तो स्वयं का मुचलका भर के अपनी जमानत ले सकते हैं, चाहे अपने किसी यार दोस्त मित्र को लाके उसकी गारंटी पे आप जमानत ले सकते हैं और उसको तुरंत प्रभाव से जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। अगर अजमानती अपराध है तब उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको संबंधित न्यायालय में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद अगर उसने उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है तब उसको पुलिस रिमांड पर लेगा। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में देगा। जैसे ही कोई अपराधी जुडिशियल कस्टडी में आ जाता है, न्यायिक अपेक्षा में आ जाता है, तत्काल प्रभाव से उसे न्यायालय के समक्ष अपना जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। करे ना करे उसकी मर्जी है, अधिकार उसका उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद जो मामले
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं उन प्रकरणों में, उन धाराओं में मजिस्ट्रेट महोदय जमानत नहीं ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट महोदय तत्काल प्रभाव से जमानत खारिज करके एक निःशुल्क कापी, बिना कोई रुपए लिए निःशुल्क कापी अभियुक्त को उपलब्ध करवाएंगे और उस आदेश के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियुक्त अथवा उसके खुद अथवा अपने वकील के मार्फत सेशन न्यायालय में या अपने वरिष्ठ न्यायालय में उसकी अपील या नेक्स्ट 439 में बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। जिन प्रकरणों में विशिष्ट न्यायालय बने हुए हैं उन मामलों में विशिष्ट न्यायाधीश ही उन प्रकरणों की सुनवाई करेगा। उसमें मजिस्ट्रेट का ये ऑप्शन जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। जैसे कि SC/ST एक्ट में है, SC/ST एक्ट में या पॉक्सो एक्ट में यदि किसी व्यक्ति को मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जमानत मजिस्ट्रेट से खारिज करके अपने को पॉक्सो एक्ट में आना पड़ेगा या किसी मजिस्ट्रेट से खारिज करवा के अपने को SC/ST एक्ट में आना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान वहाँ नहीं है। वहाँ सीधी जमानत SC/ST कोर्ट में ही लगेगी और सीधी जमानत पॉक्सो कोर्ट में ही लगेगी। यही प्रावधान NDPS में, NDPS एक्ट में इसकी कैटेगरी बांट दी गई है। NDPS में 3 तरह की मात्राएं घोषित कर दी गई है मादक पदार्थों की। एक तो लोअर क्वांटिटी, एक मीडियम क्वांटिटी और एक कमर्शियल क्वांटिटी। लोअर क्वांटिटी का विचारण जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष चलता है, तब वहाँ मजिस्ट्रेट की कार्रवाई रहेगी। अगर कमर्शियल क्वांटिटी या हाई क्वांटिटी है तब वो सारी कार्रवाई NDPS कोर्ट में ही चलेगी उसके संबंध में। अब बात आ गई, अपने एप्लीकेशन लिख दी, थाने में चले गए। जैसे मैडम का क्वेश्चन था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ये हकीकत है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं इस मैटर में कई बार न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदयों को भी, अधिकारियों से भी निवेदन कर चुका हूं कि आप कई बार अपनी अफसरी उतार के साधारण व्यक्ति बन के सिंपल से एप्लीकेशन हाथ से लिख के थाने ले जाके, जिस थानेदार को ये पता ना हो कि ये अफसर है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पुलिस का क्या बिहेवियर रहता है, क्या बिहेवियर नहीं रहता। एक दो बार ऐसा प्रयास हुआ भी, किया भी गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रयास कर रही है। परंतु बात वही है कि जब अपने नहीं सुधरना तो नहीं सुधरना। पुलिस का सिस्टम यही है। अब इसके फायदे भी हैं, इसका नुकसान भी है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, नोट कर लीजिए आप, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014-2 ललित कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। ललित कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014-2 SCC। इस बुक में पब्लिश हुआ है, नहीं तो वैसे आप इसको नेट पे सर्च मारोगे वैसे भी आ जाएगा। इसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस को FIR करनी कंपल्सरी है। ये जो अपने कई बार फॉर्म पढ़ा या समाचार पत्रों में सुना या पूरे ज्ञान में है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है, कोई अपने से पूछ ले सुप्रीम कोर्ट ने किसमें कहा है, ये तो नहीं पता। ये कहा यूपी इस प्रकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास कोई प्रार्थना पत्र आता है तो उसको आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। अब क्वारी ये थी कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज ना करे तो अपने पास क्या उसका प्रावधान है, क्या अपॉर्चुनिटी है। और कोर्ट में विवाद पेश करके इससे पहले तो उसकी प्रार्थना है पुलिस थाने में देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो SP में देकर गएंगे। हाँ नहीं तो फिर जी, सबसे पहले पुलिस थाने में उसको एप्लीकेशन देने के बाद आजकल उन्होंने एक नया पैटर्न निकाला पुलिस वालों ने कि रजिस्टर में दर्ज कर लीजिए, आपका प्रार्थना पत्र हमने रजिस्टर में दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज नहीं करते, रजिस्टर में दर्ज करके छोड़ देते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रार्थना पत्र कोई भी पुलिस थाने में दो तब आप लाजमी उसका रिसिप्ट नंबर लाजमी ले लेना। आजकल इन्होंने नया पैटर्न निकाला है कि आपका रजिस्टर में दर्ज कर लिया जी, आपका हम जांच करेंगे, जांच में अपराध पाया गया तो हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। जांच में अगले को बुलाते हैं, पहला आ जाता है, थोड़े बहुत कोई आर्थिक लाभ दे जाता है, कहता है जी मामला बना नहीं पाया गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कहानी खत्म। ये होता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता।
तो इसके लिए वो रिसिप्ट नंबर ले लो, 2-3 दिन का मौका दे दो अगले को। 2-3 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाए वेल एंड गुड, नहीं मुकदमा दर्ज हुए तो संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय के पास प्रार्थना पत्र पेश करो, नहीं तो हाथों हाथ उसी समय जरिए रजिस्टर्ड डाक आप उस लेटर अपने प्रार्थना पत्र को पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से संबोधित करते हुए रजिस्ट्री करवा लो। आप इंदौर में हो, भादरा में हो, कहीं भी हो, आपको यहाँ आगे प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है, संबंधित रजिस्ट्री से दर्ज करवा देंगे। उसके बाद वो संबंधित थाने को डायरेक्शन के साथ एसपी महोदय देंगे, इस प्रकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो। उसके बाद भी अगर आपका मुकदमा दर्ज हो जाए तो ठीक है, अगर उसके बाद भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो तो आप संबंधित न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाके इस्तीगासा पेश करेंगे, परिवाद पेश करेंगे। उस परिवाद को 156 दिन सीआरपीसी के तहत रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस परिवाद पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश फरमाया जाए। तब वो पुलिस थाने से पहले रिपोर्ट मंगाएगा मिनिस्टर महोदय कि इस संबंध में क्या आपके पास कोई प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, प्रार्थना पत्र पेश हुआ है तो उस पर आपने क्या कोई मुकदमा दर्ज किया है तो नहीं किया। संबंधित थानाधिकारी से जब रिपोर्ट आ जाएगी कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तो हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया, अगर प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो तब भी कहेंगे हमारे इस नाम से हमारे ऊपर कोई प्रकार दर्ज नहीं है, तब उस पर मजिस्ट्रेट महोदय ऑर्डर करेंगे कि आप जाके इसमें मुकदमा दर्ज करने का मुकदमा दर्ज कीजिए और इसका अनुसंधान कीजिए। मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद अनुसंधान हो गया। अनुसंधान के बाद बात आती है चालान की। विभिन्न धाराओं में विभिन्न सजाओं के अपराध में चालान पेश करने की विभिन्न तिथियां दी हुई हैं। जहां मोटे तौर पर जहां 7 साल 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है वहां 2 महीने में 60 दिन के अंदर चालान, और अगर वो जब जेसी में है, न्यायिक परीक्षा में है, जमानत नहीं हुई उसकी जेल में है, तब उसको 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाएगा। इससे ऊपर की सजा का प्रावधान है तब 90 दिन के अंदर चालान पेश किया जाएगा। और अगर एनडीपीएस के कोई मुकदमा दर्ज है और उसमें कमर्शियल क्वांटिटी प्राप्त की हुई है तब इसके बाद एक्सटेंड करा के न्यायालय से एक्सटेंड करा के इसको 6 महीने तक एक्सटेंड की पावर है, 6 महीने के अंदर इसमें चालान पेश करेंगे। इसके बाद चालान पेश होने के बाद चार्ज लगेगा। चार्ज में पहले प्रसंज्ञान होगा, जिन धाराओं में चालान पेश किया गया उन धाराओं में प्रसंज्ञान होगा। प्रसंज्ञान होने के बाद चार्ज लगेगा। आप प्रसंज्ञान के विरुद्ध भी अगर आपके खिलाफ गलत धाराओं में प्रसंज्ञान है तो आप प्रसंज्ञान के विरुद्ध भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपने रिवीजन कर सकते हैं, सेशन न्यायालय हुआ या हाईकोर्ट हुआ। उसके बाद आपके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज की भाषा बिल्कुल क्लियर हुई, फलां धारा में फलां व्यक्ति के विरुद्ध आपने ये अपराध किया है, इसलिए आपके ऊपर इन धाराओं के तहत आपके ऊपर आरोप विरचित किए जाते हैं। फिर आपके ऊपर चार्ज लगने के बाद आपकी एविडेंस प्रारंभ होगी। एविडेंस में भी यदि एविडेंस प्रारंभ होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर एविडेंस प्रस्तुत नहीं की जाती है या नहीं हो सकती है तो 60 दिन के पश्चात अभियुक्त को जमानत लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 436 सेकंड क्लोज में ये बात। अगर एविडेंस आ जाती है तो बात अलग है। वैसे अमूमन रूटीन जनरल बताऊं उससे पहले जमानत हो जाती है। एविडेंस जो मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल हो उनमें पहले हाईकोर्ट से आपने जाकर जमानत करवा लाते हैं, ऐसी बात नहीं हो जाती है। 436 आ गया और उसके बाद बेल एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में पेश हुई? 437 में पेश हुई। उसके बाद मजिस्ट्रेट महोदय के पास 437 में पेश हुई। 437 अपनी एक्सेप्ट हो जाती है, वेल एंड गुड। 437 अगर रिजेक्ट हो जाती है तो 439 में अपने डीजे कोर्ट के समक्ष जाएंगे। 439 डीजे साहब के समक्ष एक्सेप्ट हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर 439 अपनी डीजे साहब के समक्ष रिजेक्ट हो जाती है तब अपने नेक्स्ट 439 के तहत ही अपने हाई कोर्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 438 कहाँ रह गया? 438 रह गया अग्रिम जमानत। अगर किसी व्यक्ति को इस बात का भय है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा और वह उस अपराध में शामिल नहीं था या उस षड्यंत्र में शामिल नहीं था या उसका नाम विद्वेषतापूर्ण या किसी मुकदमे की रंजिशवश या किसी षड्यंत्र पूर्व उसमें लिखाया गया है
तब उसको इस बात का प्रावधान है, या उसकी ख्याति को, उसकी इमेज को, उसकी अपनी इतनी इंसल्ट महसूस करता है कि उसको अपनी ख्याति होने का नुकसान महसूस हो रहा है, तब वो 438 के अंदर अग्रिम जमानत लेने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष पेश होगा। अपना प्रार्थना पत्र पेश करेगा, जिला न्यायालय उस पर अपना आदेश देगा। जिस प्रकार से वे आदेश देवे उसमें कोई भी वो कंडीशन लगा सकता है, बाहर से बाहर जाने नहीं जाएगा, जमानत पेश करेगा, किसी प्रकार से गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, अनुसंधान में सहयोग करेगा, आयोग के समक्ष इतनी तारीख को पेश होगा, जो भी डायरेक्शन देना चाहे वो डायरेक्शन देके उसी 438 डीजी साहब या अथवा हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है अथवा एक्सेप्ट कर सकती है। ये कंडीशन लगाने का प्रावधान न्यायालय के पास। ये आपके सारे जमानत के प्रावधान हो गए। अब उसके बाद अपने थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं वर्मा जी को कहता हूँ, वर्मा जी प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखें, आगे की क्लास बताएं। उसके बाद मैं आपको SC ST एक्ट के बारे में, विशेषतः इसके बारे में अलग से और बताऊंगा।